तो हम बिगिन करते हैं। बीच में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से अचानक अपने आप ही वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम लोग वापस वहीं से बिगिन करते हैं जहां जहां से हमने शुरुआत की थी। तो हम लोग अभी तक कल तक के एफोरिज्म्स में हम लोग ये देख रहे थे कि हमको मेडिसिन कैसे लेना चाहिए। अभी तक हमने जो ऑर्गनॉन में पढ़ा तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि कितने अलग अलग प्रकार के केसेस हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के केसेस में अलग अलग प्रकार के केसेस का केस टेकिंग कैसे करना है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस में हमको कंसिडर करना है। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या थे? एक एक्यूट डिजीज था, एक क्रॉनिक डिजीज था। एक्यूट डिजीज में भी उन्होंने हमको बताया है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान देना है। जैसे उन्होंने हमको बताया कि एक्साइटिंग कॉज पर ध्यान देना है और जो प्रेजेंट सिम्टम्स होंगे उन पर ध्यान देना है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए अगर एक्यूट केस में ही अगर हमको कॉज ना मिले तब क्या करना है, तो वहां पर हमको जो प्रेजेंट सिम्टम्स बच जाते हैं केवल उन सिम्टम्स पर ध्यान देना है। फिर उन्होंने हमको क्रॉनिक केसेस में किन किन पॉइंट्स को ध्यान देना है, जैसे कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका उसके हैबिट्स, उसका सोशल बिहेवियर, उसका डोमेस्टिक रिलेशन, उसका शारीरिक रचना कैसी है, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ हमको उसको देखना होता है। सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो उसके लाइफ में घटित हुए होंगे उन सबको हमको ध्यान रखना है। फिर क्रॉनिक केस में भी हम उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई मेंटल डिजीज होगा तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, अगर कोई एक्यूट इंसानिटी का होगा तो उसको कैसे डील करेंगे, अगर कोई वन साइडेड डिजीज होगा तो उसको कैसे डील करेंगे, अगर कोई फिजिकल वन साइडेड डिजीज होगा तो उसको कैसे डील करेंगे, अगर कोई इंटरनल वन साइडेड डिजीज होगा तो उसको कैसे डील करेंगे। ये सारा कुछ उन्होंने हमको बताया। फिर जो लास्ट एफोरिज्म्स थे उसमें उन्होंने हमको फीवर के भी डिफरेंट टाइप्स बताए, जहां पर जहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली इंटरमिटेंट फीवर्स के बारे में बताया और इंटरमिटेंट डिजीजेस के बारे में भी बताया कि उनके अंदर कैसे केस टेकिंग होनी चाहिए, फीवर के अंदर हमको कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सब होने के बाद, यानी कि केस टेकिंग के डिफरेंट एंगल्स को देखने के बाद, अब आ जाता है कि मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर कैसे करना है, उस मेडिसिन को देना कैसे है और कब देना है और कब नहीं देना है। तो सबसे पहला नियम यही है कि जब तक पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट चल रहा है तब तक हमको किसी भी प्रकार का कोई रिपीटेशन नहीं देना है। क्यों ऐसा कर नहीं देना है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इम्प्रूवमेंट चल रहा है तब तक वो मेडिसिन का एक्शन एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। वो मेडिसिन धीरे धीरे अपने असर को और विस्तार करते जा रही है, अपने उसका जो एक्शन है उसको वो एक्सपांड करते जा रही है। अब अगर ऐसे में बीच में अगर हम एक डोज और रिपीट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोसेस को हैम्पर करेगा, वो उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जब तक इम्प्रूवमेंट चल रहा हो तब तक हमको रिपीटेशन नहीं देना है, फिर वो केस चाहे कोई एक्यूट कंडीशन का हो चाहे वो कोई क्रॉनिक कंडीशन का हो। अब अगर वो एक्यूट कंडीशन का है तो हमको इम्प्रूवमेंट कब तक मालूम पड़ जाएगा? कुछ ही घंटों के अंदर हमको पता लग जाएगा कि मेडिसिन करेक्ट है या मेडिसिन नहीं करेक्ट है। अगर वो इम्प्रूवमेंट होगा भी तो कुछ ही घंटों में हमको वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर वो कोई क्रॉनिक केस हो तो उस क्रॉनिक केस में हमको कितना समय लग जाएगा? उस क्रॉनिक केस में हमको समय लग जाएगा लगभग 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज या 100 डेज के आसपास का वक्त लग जाएगा, जो उसको क्योर करने में हमको समय लग सकता है। अब वहां तक भी ये तभी संभव हो पाएगा जब ये दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन ये होगा कि वो मेडिसिन जो सिलेक्शन की गई है वो कंप्लीटली होम्योपैथिक हो। होम्योपैथिक का मतलब क्या होता है? होम्योपैथिक का ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी होम्योपैथिक फार्मेसी के द्वारा बनाई गई है। होम्योपैथिक का ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी होम्योपैथिक कंपनी ने कोई कॉम्बिनेशन बना दिया है या कोई उसने कोई ड्रग बना दिया है तो वो होम्योपैथिक हो जाता है। होम्योपैथिक का मतलब होता है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ वो मैच होना चाहिए। तो जो सिम्टम्स पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच करेंगे और जिस मेडिसिन के सिम्टम्स मैच करेंगे वो
उस मेडिसिन के उतने ही सिम्टम्स होम्योपैथिक होंगे जितने की मैच कर रहे हैं। सपोज करिए कि एक मेडिसिन के अंदर अगर 100 सिम्टम्स हैं, पेशेंट के अंदर 10 सिम्टम्स हैं, और हमने जब वो मेडिसिन पेशेंट को मैच करके दी है तो केवल 10 सिम्टम्स मैच करके दी है, तो बाकी के सारे सिम्टम्स उसके लिए होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन ये जो 10 सिम्टम्स जो पेशेंट के साथ मैच किए हैं वो उसके लिए होम्योपैथिक है। तो हम जब यहाँ पर बात करते हैं कि होम्योपैथिक सिम्टम्स, तो इसका मतलब है कि वो 10 सिम्टम्स जो मेडिसिन के अंदर भी हैं और वो 10 सिम्टम्स जो पेशेंट के अंदर भी हैं। तो ये हमको लगभग 40, 50, 60 या 100 दिन का लगभग समय हमको लग सकता है क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करने में। लेकिन क्या इसको और भी कम किया जा सकता है? तो यस, उसको और भी कम किया जा सकता है, और वो मेथड है न्यू अल्टर्ड बट परफेक्टेड मेथड। ये जो न्यू अल्टर्ड बट परफेक्टेड मेथड है, उसके द्वारा इस समय को, ये जो 40, 50, 60 और 100 दिन का समय लग रहा है, उसको और भी आधा किया जा सकता है, या आधे से भी कम यानी एक चौथाई किया जा सकता है, या उससे भी कम किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है? वो दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो मेडिसिन होम्योपैथिक होनी चाहिए, यानी कि सिमिलिमम होना चाहिए, परफेक्ट मेडिसिन होनी चाहिए, और दूसरा उसको स्पेसिफिक इंटरवल्स के अंदर उसको रिपीट होना चाहिए। स्पेसिफिक इंटरवल्स के अंदर उसको मॉडिफाई करके डोज दिया जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। वाटर डोजेस में उसको डिवाइड करके दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हेल्प करेंगे ये इस डेज को और ज्यादा कम करने में, क्योर को एकम्प्लिश और ज्यादा फास्टर तरीके से करने में। लेकिन ये हमको कहते हैं कि अगर सेम डोज को अगर हम रिपीट करेंगे, जहां पर हम उसकी पोटेंसी को अल्टर ना करें और हम वैसे के वैसे ही दे दें, तो वो वाइटल फोर्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको रिसीव नहीं करता उन इम्प्रेशंस को। क्योंकि पहले वाले डोज ने जो चेंजेस लाना था, वो चेंजेस तो उसने लेकर आ दिया उस वाइटल फोर्स में, जितनी उसकी क्षमता थी उतनी क्षमता तो उसने इस्तेमाल कर ली है। अब वही क्षमता वापस से जब लगाई जाएगी तो वो नहीं उसको कवर कर पाएगा, वो उसको और आगे बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए हर बार अगर डोज को कुछ चेंज करके दिया जाए, कुछ मॉडिफाई करके दिया जाए, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो और ज्यादा चेंजेस लेकर आएगा, और जो क्योर होगा वो और ज्यादा रैपिड हो जाएगा। तो कहते हैं इट इज इम्प्रैक्टिकल टू रिपीट, यानी ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है कि हम बिना कोई चेंज किए हुए एक ही डोज को दे दें। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर एक कुर्सी है और उस पर कोई आकर पहले से ही बैठ गया है, तो वहां पर उसी कुर्सी पर दोबारा वैसा ही कोई व्यक्ति आकर वहां बैठे तो वो बैठ नहीं पाएगा। तो जो वैक्यूम था, यानी कि जो जो सीट ऑफ डिजीज था वाइटल फोर्स के अंदर, उसके ऊपर उस रेंज वाली पोटेंसी ने तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है। अब अगर सेम रेंज वाली पोटेंसी वापस आएगी तो वो उसी जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो जरूर उसके ऊपर चली जाएगी। जब उसके ऊपर आ जाएगा, फिर अगर दोबारा थर्ड टाइम हमको कोई मेडिसिन देना है, फिर से उसको मॉडिफाई करके दीजिए, तो मॉडिफाई करके देंगे तो वो वापस उसके ऊपर जाएगा, ना कि सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है कि हम अनचेंज डोजेस दें, क्योंकि वाइटल फोर्स ऐसे डोजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनचेंज डोज ऑफ सेम मेडिसिन नो लॉन्गर फाइंड्स देयरफॉर द सेम कंडीशन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो जितना चेंज पहले वाली पोटेंसी को करना था उसने उतना कर दिया है। अब अगर सेम पोटेंसी अगर हम वापस लेकर आते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो उसके अंदर वो चेंजेस नहीं ला पाएगा, क्योंकि अब वो कंडीशंस अवेलेबल ही नहीं है जो उसको सूट करे। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमको हर बार पेशेंट को डोज को मॉडिफाई करके देना है। लेकिन अगर हम सेम पोटेंसी देते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि हमको एग्रीवेशन या एक्सेसरी सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी सिम्टम्स होम्योपैथिक थे उस केस के, वो सिम्टम्स ऑलरेडी उस पोटेंसी से सेटिस्फाई हो गए हैं। अब अगर सेम हम बार बार देते रहेंगे, तो जो अनहोम्योपैथिक सिम्टम्स हैं, यानी कि जो बाकी के उस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं, उनके उभरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि या तो होम्योपैथी एग्रीवेशन होगा या एक्सेसरी सिम्टम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर हम जब होम्योपैथिक एग्रीवेशन की बात कर रहे थे, एक्सेसरी सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर भी हमने ये देखा था कि अगर अननेसेसरी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होता है
तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हेंस, और अगर होम्योपैथिक एग्रीवेशन या एक्सेसरी सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को क्योर होने में समय लग जाए, क्योंकि वो zigzag मेथड में चले जाएगा। Hence, no step towards cure can follow. Only a true aggravation of the condition of the patient. लेकिन अगर हर बार डोज को चेंज किया गया, स्लाइटली उसको एलिवेट किया गया, तो वाइटल प्रिंसिपल जो होगा इस अल्टर्ड डोज को इजीली एक्सेप्ट करेगा। जब वो उसको इजीली एक्सेप्ट करेगा तो उससे इजीली वो मॉडिफाई होगा, और जो जो भी चेंजेस नेसेसरी होंगे क्योर लाने के लिए, वो सारे कंडीशंस वहां पर वो सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। तो यहां तक तो हम लोगों ने कल तक किया था। आज हम ये 133rd फुटनोट से शुरू करते हैं। इसमें वो लिखते हैं, वी आउट नॉट इवन विद द बेस्ट चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन, फॉर इंस्टेंस वन पैलेट ऑफ द सेम पोटेंसी दैट वाज बेनिफिशियल एट फर्स्ट टू लेट द पेशेंट हैव अ सेकंड और थर्ड डोज टेकन ड्राई। तो अगर कोई मेडिसिन पेशेंट को दी गई है और वो बेस्ट मेडिसिन है, यानी पहली बार में बेस्ट सिलेक्शन हुआ था, तो अगर हमने उसको एक एक डोज दिया है, और अगर सेम पोटेंसी में सेम डोज अगर हम उसको देते हैं और ड्राई पोटेंसी में देते हैं, या इन द ऐसा हमको नहीं करना है, तो ना तो ड्राई पोटेंसी में देना है, ना हमको उसको सेम डोज हमको रिपीट करना है। We out not even with the best chosen homeopathic medicine, for instance, one pellet of the same potency that was beneficial at first to let the patient have a second or third dose. जो पहली पोटेंसी जिसने अच्छा काम किया है उसका सेकंड या थर्ड डोज भी पेशेंट को नहीं देना है, ना ही वो ड्राई फॉर्म में उसको देना है। तो कैसे उसको देना है? In the same way, if the medicine was dissolved in water at the first dose proved beneficial, a second or third and even smaller dose from the bottle standing undisturbed, बिना उसको सकशन दिए अगर हम उसको अ बॉटल स्टैंडिंग अनडिस्टर्ब मानी उसमें कुछ भी आपने चेंजेस नहीं लाया, इवन इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू डेज, चाहे कुछ दिन के बाद ही क्यों ना हो, would prove no longer beneficial even though the original preparation had been potentized with 10 succussions, or as I suggested later with but 2 succussions, in order to avoid the disadvantage, and this according to above reasons. तो अगर कोई आपने वाटर डोज में भी अगर किसी को दिया है और वो अनडिस्टर्ब्ड पड़ा हुआ है कुछ हफ्तों के लिए, और चाहे भले पहली बार में आपने उसको 10 स्ट्रोक्स दिए हों और फिर उसके बाद आप सेम उसको रिपीट कर रहे हो, तो वो भी हमको ऐसा भी नहीं करना है। बट तो हमको करना क्या है? ना तो हमको लिक्विड में, ना तो हमको ड्राई में हमको सेम पोटेंसी रिपीट करनी है, ना ही वाटर डोजेस में हमको सेम पोटेंसी रिपीट करनी है। फिर करना क्या है? करना ये है, but through modification of every dose in its dynamization degree, as I here will teach, there exists no offense even if the dose be repeated more frequently, even if the medicine be ever so highly potentized with ever so many succussions. लेकिन अगर हम डोज को मॉडिफाई करते हैं, अच्छा ये जो पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जो इन्होंने बताया वो क्यों बताया है, क्या क्या मना किया है? सेम पोटेंसी को रिपीट करने के लिए मना किया गया है, चाहे वो ड्राई में हो चाहे वो वाटर डोजेस में हो। लेकिन अगर इसी पोटेंसी को हर बार मॉडिफाई किया जाए, उसके डायनामाइजेशन को हर बार थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, देयर एग्जिस्ट नो ऑफेंस, इसमें कोई पाप नहीं होगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा अगर डोजेस को बार बार रिपीट भी किया गया हो तो, इवन इफ द डोजेस बी रिपीटेड मोर फ्रीक्वेंटली, इवन इफ द मेडिसिन बी एवर सो हाईली पोटेंटाइज, चाहे वो मेडिसिन कितना ही हाई पोटेंसी में क्यों ना हो, विद एवर सो मेनी सक्शन, चाहे वो कितना ही ज्यादा सक्शन करके क्यों ना दिया गया हो। तो ऐसे सब में जहां डोज को मॉडिफाई किया गया होगा, वहां पर होम्योपैथिक एग्रीवेशन या एक्सेसरी सिम्टम्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। It almost seems as if the best selected homeopathic remedy could best extract the morbid disorder from the vital force, and in chronic disease to extinguish the same only if applied in several different forms. तो ये देखने में आता है कि अगर अगर हम इसी मेडिसिन को अलग अलग फॉर्म में, यानी हर बार पोटेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करके देते हैं, हर बार उस डायनामाइजेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके देते हैं, तो ये बेस्ट तरीके से उस डिजीज को निकाल कर बाहर फेंक देता है, सारे जो डिजीज के कंडीशंस होंगे उनको वो जड़ से निकाल देता है और बहुत रैपिडली निकाल देता है। तो समरी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। समरी यही है कि चाहे वो ड्राई में हो चाहे वो वाटर डोजेस में हो,
बिना उसको मॉडिफाई किए डोज को अगर हम रिपीट करते हैं तो हम एग्रीवेशन लाने के वहां पर चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको हर बार मॉडिफाई करके देते हैं तो मॉडिफाई करने से वो जो क्योर होगा वो बहुत रैपिड हो जाएगा। अच्छा, हम मॉडिफाई कैसे करेंगे? मॉडिफाई ऐसे ही करना है कि हर बार जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन दें तो आइदर 8, 10 और 12 सक्शंस करके दें। और जब एक बार उस पोटेंसी की मेडिसिन, लेटर से हमने 0/1 से शुरू किया और 0/1 पोटेंसी एक जगह पर आकर काम करना बंद कर देती है, तो जब हमको वापस से मेडिसिन देना है तो नाउ स्टार्ट विद 0/2। अगर तब भी हम 0/1 का ही इस्तेमाल करेंगे वापस से तो उसके अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 248 सिक्स्थ एडिशन। अब सवाल ये आता है कि किस केस में कब रिपीट करना चाहिए। तो एक जगह पर तो इन्होंने बताया कि हमको रिपीट नहीं करना है, लेकिन फिर कहते हैं अगर आप नए वाले मेथड के साथ रिपीट करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और इससे जो क्योर होगा वो बहुत रैपिड हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो किस केस में कितने अंतराल पर रिपीट करना चाहिए, ये हमको आंसर मिलता है एफोरिज्म नंबर 248 में। वो कहते हैं फॉर दिस पर्पज वी पोटेंटाइज अन्यू द मेडिसिनल सॉल्यूशन with perhaps 8, 10, 12 सक्शन। और इसलिए ताकि हम क्योर को और ज्यादा बढ़ा सकें और जल्दी ला सकें, रैपिड कर सकें, वी पोटेंटाइज अन्यू द मेडिसिनल सॉल्यूशन। हम मेडिसिनल सॉल्यूशन को पोटेंटाइज करते हैं, हर बार नया पोटेंटाइजेशन करते हैं विथ परहैप्स 8, 10, 12 सक्शन। 8 सक्शन देते हैं, 12 सक्शन देते हैं, 10 सक्शन देते हैं या 12 सक्शन देते हैं, which from which we give the patient one और सेवरल टीस्पूनफुल डोजेस, जिसमें से हम पेशेंट को या तो एक डोज देते हैं, एक चम्मच देते हैं, या सेवरल टीस्पूनफुल डोजेस देते हैं इन लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस, यानी कि जो क्रॉनिक डिजीज होंगे, इन लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस डेली और एवरी सेकेंड डे। या तो आप उसको डेली दे सकते हैं या एवरी सेकेंड डे पे आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जबकि इन एक्यूट डिजीजेस, जो एक्यूट कंडीशंस होंगे, जो एक्यूट डिजीज होंगे, एवरी 2 to 6 आवर्स, हर 2 घंटे में आप दे सकते हैं। एंड इन एवरी अर्जेंट केसेस, और जितने भी अर्जेंट केसेस होंगे जहां पर आपको बहुत क्विक एक्शन लेना है, इन एवरी अर्जेंट केसेस एवरी आवर, हर घंटे आप रिपीट कर सकते हैं, या उससे भी कम समय अगर आपको लगता है तो आप उससे भी कम समय में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, और ऑफनर। इन वेरी अर्जेंट केसेस एवरी आवर और ऑफनर। तो इस ये जो फर्स्ट लाइन है, इससे ये क्या पता लगता है कि अगर हम क्रॉनिक डिजीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो या तो डेली रिपीट करिए या एवरी सेकेंड डे रिपीट करिए। अगर हम एक्यूट डिजीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो 2 से 6 घंटे का गैप हम रख सकते हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए। और अगर हम कोई बहुत ही अर्जेंट केस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हर घंटे या उससे भी कम का समय आप चुन सकते हैं जब आपको रिपीट करना है। Thus, in chronic disease, every correctly chosen homeopathic medicine, even those whose action is of long duration, may be repeated daily for months with ever increasing success। अब इसलिए क्रॉनिक कंडीशंस में जो करेक्टली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन होगा, उन मेडिसिन का भी जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है, उन मेडिसिन को भी आप डेली महीनों भर के लिए रिपीट कर सकते हैं और हर बार सक्सेस इंक्रीज होता जाएगा। इफ द सॉल्यूशन, अच्छा कभी न कभी तो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, कभी न कभी तो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा जो मेडिसिन हमने बनाया होगा। If the solution is used up in 7 to 15 days, it is necessary to add to the next solution of the same medicine। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है देखिए, if still indicated, अगर अभी भी सेम मेडिसिन का इंडिकेशन है तब क्या करना है। If the solution is used up in 7 to 15 days, it is necessary to add to the next solution of the same medicine if still indicated one or though rarely several pellets of a higher potency with which we continue so long as the patient experiences continued improvement without encountering one or another complaint that he never had before in his life। तो अगर हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद हमको लगता है कि पेशेंट को अभी भी सेम मेडिसिन की जरूरत है, तो हम अब जब नया सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें हम उससे हायर पोटेंसी डालेंगे। यानी मान लीजिए आपने 0/1 को खत्म कर दिया है, तो अब जब आप पेशेंट को देंगे तो आप 0/2 पोटेंसी देंगे।
0/2 पोटेंसी देने से क्या होगा कि जो डोज का जो मॉडिफिकेशन है वो कंटिन्यूड रहेगा। We continue so long as the patient experiences continued improvement, और तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं जब तक पेशेंट इंप्रूवमेंट महसूस करते जा रहा है, without encountering one or another complaint that he never had before in his life। तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि पेशेंट को कोई ऐसे सिम्टम नहीं आ जाते जो उसके लाइफ में पहले कभी नहीं रहे। फॉर इफ दिस हैपन्स, मान लीजिए अगर ऐसा होता है कभी, for if this happens, if the balance of the disease appears in a group of altered symptom, then another one more homeopathic related medicine must be chosen in place of the last administered in the same repeated doses, mindful however of modifying the solution of every dose with thorough vigorous succussions, thus changing its degree of potency and increasing it somewhat। यानी अगर मेडिसिन देते वक्त, मेडिसिन देने के बाद ऐसा कुछ होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो कि नए हैं, जो उस पेशेंट ने अपने पूरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि ये बचे खुचे डिजीज हैं या फिर ये एक्सेसरी सिम्टम्स हैं, और अब जो पहली मेडिसिन थी अब उसका एक्शन कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गया है। अब हमको कोई नई मेडिसिन की आवश्यकता है, अब हमको कोई एक नया मेडिसिन चाहिए जो इस प्रेजेंट स्टेट को कवर कर सके। फॉर इफ दिस हैपेंस, if the balance of the disease appears in a group of altered symptoms, then another one more homeopathic related medicine must be chosen in place of the last। यानी कि पहले वाली मेडिसिन के स्थान पर कोई नई मेडिसिन की अब जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ध्यान केवल यही रखना है कि अब की बार भी जब आप मेडिसिन शुरू करेंगे, क्योंकि आपने नई मेडिसिन शुरू की है, तो अगेन आप 0/1 से ही शुरू करेंगे। मान लीजिए पहले किसी पेशेंट को आपने सल्फर दिया है और आगे जाकर पिक्चर किसी तरीके से चेंज होती है और अब पिक्चर लाइकोपोडियम का डिमांड कर रहा है। और जब आप लाइकोपोडियम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तब आप अगेन 0/1 से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सल्फर को 0/2 पे लाके छोड़ा था तो अब आप लाइकोपोडियम को 0/3 से शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि आपने क्योंकि मेडिसिन चेंज कर दी है तो ऑब्वियसली उसका पोटेंसी फिर से 0/1 से शुरू होगा, thus changing its degree of potency and increasing it somewhat। तो हर बार आप डिग्री को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। समराइज किया जाए तो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज में या तो हर दिन आप मेडिसिन देंगे या एवरी सेकेंड डे आप मेडिसिन देंगे। एक्यूट डिजीज में हर 2 से 6 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, और जो अर्जेंट केसेस होंगे उसमें हर घंटे या उससे भी कम समय में आप रिपीट कर सकते हैं। अब जब सॉल्यूशन अगर यूज्ड अप हो जाए तो जब आप नया सॉल्यूशन बनाएंगे तो उससे हायर पोटेंसी में आप जाएंगे। मान लीजिए 0/1 का सॉल्यूशन खत्म हो गया तो आप जब दोबारा अगर पेशेंट को सेम मेडिसिन की जरूरत है अभी भी, तो आप जब मेडिसिन देंगे तो आप 0/2 से शुरुआत करेंगे। तब तक हम ये ऐसा करते रहेंगे जब तक कि पेशेंट का इम्प्रूवमेंट चलते रह रहा है। जब तक कि कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट चल रहा है तब तक हम किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ नए सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे एलियन सिम्टम्स आ जाते हैं जो अभी तक पेशेंट ने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब मेडिसिन को चेंज करना चाहिए। अब हमको एक नई मेडिसिन की जरूरत है जो दोबारा केस टेकिंग करके या केस को वापस से रिव्यू करके ही आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये तरीका है जहां पर हम हर बार पेशेंट का जो मेडिसिन होगा उसको मॉडिफाई करते हो जाएंगे। जो नई मेडिसिन भी सिलेक्शन करेंगे वहां पर भी हर बार डोज को थोड़ा कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि इम्प्रूवमेंट चलता रहे। ऑन द अदर हैंड, तो एक कंडीशन तो ये था कि हमने मेडिसिन दिया और उसके कुछ नए सिम्टम्स डेवलप हो गए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि पेशेंट के सेम मेडिसिन सेम सिम्टम्स वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। जो पहले उसको थे वही सिम्टम्स अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ऑन द अदर हैंड, should there appear during almost daily repetition of the well indicated homeopathic remedy towards the end of the treatment of a chronic disease
so-called homeopathic aggravations by which the balance of the morbid symptoms seem to again increase somewhat. The medicinal disease similar to the original now alone persistently manifest itself. यानी कि अगर हम ये देखते हैं ट्रीटमेंट के दौरान कि हमारी मेडिसिन जो सिलेक्टेड है वो बहुत ही परफेक्ट है, और हम ये देखते हैं कि अब कुछ समय के बाद, यानी ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ समय बाद, जिन सिम्टम्स पर हमने उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था वही सिम्टम्स अब इंक्रीज होने लग जा रहे हैं, वही सिम्टम्स अब एग्रीवेट होने लग जा रहे हैं, यानी अब हमको होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखाई देने लग जा रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अब ट्रीटमेंट के एंड करने का समय आ गया है, अब मेडिसिन को बंद करने का समय आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये जो ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट है, वो क्योर को अकम्प्लिश कर चुका है, और जो ये होम्योपैथिक एग्रीवेशन हमको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मेडिसिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स पेशेंट के साथ होम्योपैथिक थे। The dose in that case must then be reduced still further and repeated in longer intervals. तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस में इस डोज को और ज्यादा कम करना होगा, इस डोज को कम करना होगा, और उसका जो रिपीटेशन होगा उसका इंटरवल हमको बढ़ा देना होगा। एंड पॉसिबली स्टॉप सेवरल डेज, और अगर पॉसिबल है तो कुछ दिनों के लिए कंप्लीटली रोक देना होगा उस मेडिसिन को, इन ऑर्डर टू सी इफ द कन्वलेसेंस नीड नो फर्दर मेडिसिनल एड। ये देखने के लिए कि क्या आगे मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, तो कुछ दिन के लिए उसको रोक दीजिए और देखिए कि क्या सिम्टम्स अपने आप ही चले जाते हैं। अगर अपने आप ही चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। The apparent symptoms, यानी शीन symptoms caused by the excess of homeopathic medicine will soon disappear and leave undisturbed health in its wake. इसका मतलब ये है कि ये जो होम्योपैथिक एग्रीवेशन हुआ है ये इस एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से हुआ है। मेडिसिन ने अपना काम किया, डिजीज को निकाल दिया, और फिर भी हम मेडिसिन देते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए ऐसे अपैरेंट सिम्टम्स या शीन सिम्टम्स या यूं कहूं कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो जब हम मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे तो जो एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है वो स्टॉप हो जाएगा, और जब एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन खत्म हो जाएगा तो जो उसके बढ़े हुए सिम्टम्स थे वो भी धीरे धीरे वापस पीछे आ जाएंगे। will soon disappear and leave undisturbed health in its wake. तो अब जो होम्योपैथिक मेडिसिन के जो सिम्टम्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे और एक अनडिस्टर्ब्ड हेल्थ यानी कि क्योर अकम्प्लिश हो जाएगा। इफ ओनली, अब ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट को हमको थ्रू ऑल्फैक्शन हमको मेडिसिन देना पड़े, तो उस केस में हमको क्या करना है? इफ ओनली a small vial, say a dram of dilute alcohol, is used in the treatment in which it is contained and dissolved through succussion, one globule of medicine which is to be used by olfaction every 2, 3 or 4 days. This also must be thoroughly succussed 8 to 10 times before each olfaction. तो olfactory method से भी अगर हम किसी पेशेंट को एलएम पोटेंसीज की मेडिसिन दे रहे हैं तो वहां पर भी भले हम उसको 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के अंतराल पर दे रहे हो, लेकिन हर बार ऑल्फैक्शन देने से पहले, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, सूंघ कर वो मेडिसिन पेशेंट के शरीर में पहुंचाई जाती है। तो अगर हम वैसा भी दे रहे हैं तो उस पेशेंट को मेडिसिन सूंघाने से पहले, पेशेंट को ऑल्फैक्शन देने से पहले 8, 10 या 12 टाइम्स का सकशन हमको देना चाहिए। आज हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, ये पूछना था कि इसमें लिखा हुआ है कि दवाई के डोज जो है बढ़ा के देना चाहिए या अल्टर करना चाहिए सर? इसे कम करके भी दे सकते हैं, घटा करके भी दे सकते हैं डोज को? नहीं, घटाकर नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने कहा है इन इंक्रीज्ड डायनामाइजेशन, है ना, डिक्रीज्ड डायनामाइजेशन नहीं बताया उन्होंने। तो और घटाएंगे भी कैसे घटाएंगे? अगर आप एलएम पोटेंसी दे रहे हैं, मान लीजिए आप 0/1 दे रहे हैं, तो 0/1 के नीचे तो पोटेंसी ही नहीं है। आप माइनस तो कर ही नहीं सकते, आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। 0/2 हो गया सर, उसके बाद 0/1 पे दोबारा नहीं आ सकते? जी नहीं, नहीं, इट इज ऑलवेज इंक्रीज डायनामाइजेशन, यानी ग्रेजुअली आप उसके पोटेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। आगे के फॉर्जन्स में आएगा
यही जो मैं आपको बता रहा हूँ यही शब्द आएगा, इंक्रीज्ड डायनामाइजेशन, यानी हर बार आप उसका जो डोज है उसको स्लाइटली एलिवेट कर रहे हैं, तो माइनस तो नहीं होगा, इट इज ऑलवेज प्लस। कभी सर 30 पावर से 6 में या 200 से 6 में ऐसे 30C से 6C में आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है ऐसा? जी, ये सारे तो डाउट्स रहे हैं सेंटीसिमल स्केल में, जहां पर कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, 30 से शुरू करना चाहिए, 6C से शुरू करना चाहिए, 1M से शुरू करना चाहिए या 200 से शुरू करना चाहिए। लेकिन LM पोटेंसी में वैसा नहीं है, LM पोटेंसी में प्रॉपर सीक्वेंस है, पहले 0 बार 1, फिर 0 बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे 30 पोटेंसी तक है, 0 बार 30 तक है। बहुत सारी कंपनियां 0 बार 60 तक भी बनाती हैं, 0 बार 100 तक भी बनाती हैं, लेकिन हनुमान सर ने एक लिमिट दिया हुआ है 0 बार 30 तक का। तो जब बात आती है सेंटीसिमल स्केल की, तो वहां पर ये बिल्कुल एक गांठ की तरह है, जिसको आप जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उलझता जाएगा। डॉक्टर स्टुअर्ट लो जिसको कहते हैं गार्डियन नॉट, जिसको कभी सुलझाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो सर उसके थैंक लिए यू। उसके लिए सर ये बहुत जो सारे बात हो क्वेश्चंस रही आ है, सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी बात हो रही है सर वो एलएम पोटेंसी की हो रही है अभी। ये LM पोटेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आने वाले, जैसे इन्होंने इसके बारे में बात शुरू की वैसे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो भी मैंने 5th एडिशन में कहा था वो तब का एक्सपीरियंस था, और इसमें मैं जो लिख रहा हूँ वो उसके आगे का एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली हमको हमेशा एडवांस्ड चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, और इसलिए इन्होंने एडवांस्ड चीजों के बारे में इसके अंदर बात की। सर ये जो 8 10 12 स्ट्रोक मारे जा रहे हैं, ये हर हर जैसे 0/1 अभी दिया और फिर शाम को रिपीट किया, तो उसमें उसमें फिर से 10 स्ट्रोक देने, ये कह रहे हैं? यस, मतलब 0/1 को भी इंक्रीजिंग उसमें देना है? यस, यस। ओके। आपने पेशेंट को अभी दिया, 10 स्ट्रोक मार के दीजिए, 15 मिनट बाद आपको अगर डॉक्टर ने बोला है रिपीट करने के लिए, तो 15 मिनट बाद ही जब आप LM पोटेंसी की 0 बार 1 दे रहे हैं तो उसी सॉल्यूशन को वापस से 10 बार ठोक कर देंगे। फिर 15 मिनट बाद देना है तो फिर 15 मिनट बाद आप 10 बार उसको स्ट्रोक देंगे, सकस करेंगे और फिर उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो एवरी टाइम मतलब ये जितनी जो, बार पेशेंट के शरीर में वो जाएगा उतनी बार आप उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है सर, जैसे अब 30 या 200 कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसको स्ट्रोक मार के दे रहे हैं, वो फिर उनकी अपनी डेरिवेशन है इस, बट इस एफोरिज्म में सिर्फ एलएम पोटेंसी की बात है, राइट? इस एफोरिज्म में केवल LM पोटेंसी की बात। राइट सर। हेलो। हाँ सर, ये पूछना था, ये जो घर में बना सकते हैं जैसे 0/1 से 0/2, बिल्कुल तो सर। उसको उसमें, हाँ सर, घर में अगर तैयार करते हैं 0/1 आप से 0 बार हम आप 0/2 अपग्रेड। हाँ, ये आप सर 0 बार 1 से 0 बार 2 ही नहीं है, आप सीधा 0 बार 1 भी अपने घर में बना सकते हैं। मतलब ये इतना इजी है, केवल आपको 3rd C पोटेंसी चाहिए होता है। 3C पोटेंसी को आप कन्वर्ट करते हैं 0 बार 1 में, वो कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3rd C पोटेंसी को आप 0 बार 1 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 0 बार 1 को आप 0 बार 2 में कर सकते हैं, 0 बार 2 को 3 में कर सकते हैं, और आप अपने घर में ही अपना खुद का एक फार्मास्यूटिकल खोल सकते हैं। सर, वो कब तक मतलब वैलिड हो जाता है, मींस उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आप 3C से बनाते हैं तो 0 बार, पहले तो वो मदर पोटेंसी बनता है, फिर आप उसको 100 सक्शन देते हैं और वो 0 बार 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब आप इस 0 बार 1 का एक पिल लेते हैं और 500 ड्रॉप्स में, आई गेस 500 ड्रॉप्स में आप उसको मिक्स करते हैं, और 500 ड्रॉप्स में मिक्स करने के बाद जब आप वापस से उसको सक्कस करते हैं 100 टाइम्स, तो वो 0 बार 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही फिर आप 0 बार 2 का एक ग्लोब्यूल लेते हैं और 500 ड्रॉप्स में उसको मिक्स करते हैं, और फिर आप उसको सक्कस करते हैं 100 टाइम्स, तो वो 0 बार 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लगातार चलता रहता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि डॉक्टर हानिमन ने 0 बार 30 तक ही बताया है, लेकिन कई सारे लोग हैं 0 बार 60, 0 बार 100 तक चले जाते हैं। वो ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि एक एक ग्लोब्यूल को मिक्स करके सकशन ही देना है सिर्फ। सर मैं देख रहा था आज कुछ कंपनियां बट 0/1 नहीं बना रही हैं, शायद वो नोसोड है, ऐसे कुछ लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं 0 बार 1। अगर हो कि सर 0 बार 1 की अभी भी जरूरत है, और सर 0 बार 2 दे रहे हैं, तो
एग्रावेशन हो रहा है सर, मतलब अननेसेसरी सिम्टम्स आ रहा है, लेकिन 1 में ठीक ठाक रहा है पेशेंट, और फिर मुझे 0/1 को 2 हफ्ते के बाद फिर से देना है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे अल्टर करेंगे उसको? मैं समझा नहीं। सर जैसे कि 0/1 चल रहा है किसी पेशेंट का, तो सर हम 14 दिन का कोर्स खत्म हो गया है, सोल्यूशन खत्म हो गया है, हम हमको 0/2 दिया है, तो 0/2 से सर अननेसेसरी सिम्टम्स आ रहा है, लेकिन 0/1 में ठीक ठाक था सर। तो अगर अगर हमको 0/2 में 0/1 की फिर अगर 0/2 में अननेसेसरी सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो डोज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या वो पेशेंट जो है उस डोज के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसका गैप बढ़ा सकते हैं, यानी जो डेली दे रहे हैं उसको एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, या 2 दिन छोड़ के दे सकते हैं। या मेडिसिन को क्या किया जाता है कि आप 10 टाइम्स स्ट्रोक करके डायरेक्ट नहीं लेते हैं, आप एक कप में मिक्स करके देते हैं। तो कप की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट कप से सेकंड कप में, सेकंड कप से थर्ड कप में, या थर्ड से फोर्थ में, ऐसा कर सकते हैं। ये आंसर आपको आगे मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये है कि अगर आप को एग्रेवेशन मिलता है या कुछ ऐसा अनटूवर्ड सिम्टम्स मिलते हैं, तो आप या तो मेडिसिन का गैप बढ़ा देते हैं रिपीट होने का, या आप उसके कप की संख्या बढ़ा देते हैं। सर जहाँ तक ऑल फैक्टर की बात हो सर रही थी ऐसा भी इसमें, होता है, सर ऐसा भी होता है कि सर मैंने सल्फर 0/1 दिया है सर, पेशेंट का पहले दिन ही होम्योपैथिक एग्रावेशन दिखाई दे रहा है, और सर कोई अननेसेसरी सिम्टम्स नहीं आ रहा है, मतलब जो डिजीज था वही बढ़ गया है। तो सर हमको कप कप मेथड यूज करना है ना सर, ये बहुत बहुत ज्यादा रेयर हो सकता सेंसिटिव है। है हाँ, पेशेंट। ये बहुत ज्यादा रेयर होगा जहां पर एलएम पोटेंसी से कोई एग्रीवेशन पहले ही दिन आपको मिल जाएगा, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन भी अगर हो तब भी वहां पर आपको कप की संख्या बढ़ा देनी होगी। आपने एक कप, अच्छा समझो ये इस तरह का, आप लोग अगर कैमरे में देख सक रहे हो, दिख रहा है कैमरे में, ये हाँ सर, कुछ इस तरह की बॉटल होती है। अब इसको मैं हाँ क्या सर, करता हूँ, सपोज करिए ये कोई कप है, और मैं इसको 10 टाइम्स सर 10 टाइम्स स्ट्रोक करता हूँ, और इसका 5 ml जी सर, लेकर आधे कप पानी में इसके अंदर मैं पोर कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें से पेशेंट को 2 जी चम्मच सर, लेना होता है। करेक्ट। अब अगर इतने पर जी भी वो पेशेंट बहुत ज्यादा जी सर, हाइपर सेंसिटिव है और उसको एग्रीवेशन हो रहा है, तो इस कप में से निकाल के किसी दूसरे कप में वापस से आप, लेटर से ये दूसरा कप है, इस दूसरे हाँ, कप में आप वापस से मिक्स करिए। ठीक है, और उसमें से पेशेंट को लेने जी दीजिए। तो सर, ऐसा तब तक आपको करना है और जब तक कि वो उसका ओवर सेंसिटिवनेस निकल ना जाए। जी सर ये जो ऑल समझ गया फैक्टर की सर। बात हो रही तो है कल का तो जो ये सर, कल सर एक मिनट सर, सर कल में जो 2 सवाल पूछे थे सर, उसका क्या आंसर होगा सर? मतलब जैसे सेंटिसिमल स्केल को हम खोल के देते 200, फिर 1 एम, फिर 10 एम, जैसे मैंने कल पूछा था सर, उसका कोई आंसर है सर? हेलो सॉरी, मैं, हाँ समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, कल क्या पूछा था आपने? सर, मैंने लिखा था सर, जैसे कि हम 200 या 1 एम, 10 एम, और फिर 50 एम, फिर CM, ऐसा मेडिसिन को अगर वाटर में सॉल्व करके, वाटर में घोल के स्ट्रोक दे करके हम दे सकते हैं क्या सर? मतलब यस हमारे दे पास एलएम यस नहीं है तो? यस दे सकते हैं, क्योंकि एलएम पोटेंसी भी सेंटिसिमल स्केल से ही बनती है। सर उसमें वो जंपिंग हो जाएगा है?